Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. I am शहजाद वहीद योर बायोलॉजी टीचर और बहुत खूबसूरत दुआ से लेक्चर का आगाज़ करते हैं रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड न्यू टॉपिक इज़ डाई हाइब्रिड क्रॉस। मीन टू से वी शैल डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी रोस्ट्रम से, इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपको बताना चाहता हूँ, सॉर्ट का मतलब होता है अलहदा अलहदा करना और असॉर्ट का मतलब होता है मिल जाना। देखते हैं कि हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में किन चीज़ों के मिलने की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए मूव करते हैं वाइट बोर्ड पर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, chapter number 22, lecture number 6, that is a dihybrid cross, or we want to discuss law of independent assortment. आपको याद होगा इससे पहले तक हम लोगों ने एक वक्त में एक ट्रेट को ही स्टडी किया था, राइट? आपको याद है कि हम लोगों ने एक वक्त में या तो प्लांट की हाइट की बात की थी और या फिर फ्लावर के कलर की बात की थी, या फिर हम लोगों ने फ्लावर की पोजीशन की बात की थी, या हमने पॉड के शेप की बात की थी। मेंडल ने भी ऐसा ही किया। आपको याद होगा मैंने बोला था कि मेंडल के लॉज तक पहुंचने में जो सबसे बड़ा कमाल था वो था उसका सब्र। तो मेंडल ने जब सारे के सारे 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को स्टडी कर लिया और एक लॉ बना लिया, दैट वाज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो अब उसे सोचा कि क्यों ना अपनी रिसर्च को थोड़ा सा और आगे लेके जाया जाए और अब दो ट्रेड्स को इकट्ठा किया जाए, राइट? देखते हैं व्हाट इज मेंट बाय द डाई हाइब्रिड क्रॉस और ये ट्रेड क्या होते हैं। आपको याद होगा कि अब मैंने आप लोगों से ये बोला था कि देयर आर टू थिंग्स, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज कैरेक्टर, अदर वन इज कॉल्ड एज ट्रेड। हाइट वाज अ कैरेक्टर और उसके कंट्रास्टिंग ट्रेड्स मेरे पास कौन से थे? टॉल एंड ड्वार्फ, राइट? ये उसका एक कैरेक्टर का एक हाइब्रिड था, इसे बोलूंगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दोबारा देखते हैं मैंने क्या बात आपसे कही है। हमने ये बात की है कि अगर मैंने कैरेक्टर स्टडी किया है हाइट का, कैरेक्टर मैंने स्टडी किया है हाइट का, और मैं इसकी दो ऑपोजिट फॉर्म को स्टडी कर रहा हूं, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज टॉल एंड अदर वन इज कॉल्ड एज फॉर एग्जांपल ड्वार्फ, राइट? तो ये दोनों क्या एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये कहलाएंगे एक हाइब्रिड। ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, राइट? मैंने एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक ही खूबी को स्टडी किया है। एक खूबी है, उसकी दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, इसलिए वो मोनो और हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड। जब मैं एक कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स की इनहेरिटेंस स्टडी करूंगा, एक कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट की स्टडी करूंगा, तो ये कहलाएगी मोनो हाइब्रिड स्टडी और क्रॉस विल बी कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ऑन द अदर हैंड, अब मैं यूं करूं फॉर एग्जांपल कि मैंने प्लांट की हाइट की बात की है अगर, तो अब मैं बात कर लेता हूं उसमें प्रोड्यूस होने वाले सीड के शेप की मिसाल के तौर पे। तो आपको याद होगा कि सीड की दो शेप्स थी, वन ऑफ देम वाज राउंड एंड अदर वन वाज रिंकल्ड, अदर वन वाज रिंकल्ड। ये एक और मोनोहाइब्रिड कैरेक्टर होगा। ये नो इनिशियली इट वाज वन कैरेक्टर, इट वाज अनदर इंडिपेंडेंट कैरेक्टर, ये दो इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स थे। लेकिन जब मैं इस मोनोहाइब्रिड और इस मोनोहाइब्रिड को इकट्ठा स्टडी करूंगा प्लस, तो फिर क्या बन जाएगा? ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसका मतलब ये है कि जब आप दो ट्रेट्स को, दो कैरेक्टर्स को इकट्ठा स्टडी कर रहे हो, तो ये कहलाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसका मतलब ये होगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप ट्रेट्स दो स्टडी करोगे, 1 and 2, लेकिन ट्रेट्स कितने हो जाएंगे? 4, 1 2 3 4। आपको मेरी बात समझ आ गई? कैरेक्टर हैं दो इसकी कंट्रास्टिंग है, दो इसकी कंट्रास्टिंग है,
तो टोटल कंट्रास्ट कितने हो जाएंगे? 4। बात आपको समझ आ गई? इस तरह से मेंडल ने भी सोचा और उसने एक वक्त में एक कैरेक्टर को नहीं बल्कि 2 कैरेक्टर्स को इकट्ठा स्टडी किया और उसके पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स कितने हो जाएंगे? 2। तो टोटल कंट्रास्टिंग ट्रेट्स बन जाएंगे 4। तो टोटल कंट्रास्टिंग ट्रेट्स बन जाएंगे 4, राइट? हाँ, इस बात को बोर्ड पे अंडरस्टैंड करते हैं। मेंडल ने सबसे पहले, चूंकि वही बात है कि हमें बुक को फॉलो करना है तो हम बुक को ही पहले फॉलो कर रहे हैं। मेंडल ने क्या स्टडी किया? उसने स्टडी किया स्टूडेंट सीड, और अब उसने इस पर्टिकुलर सीड के 2 ट्रेट्स लिए, राइट? कौन कौन से लिया माय स्टूडेंट्स? नंबर 1 शेप एंड अदर वन वाज कलर, यानी कि वो सीड शेप और सीड कलर को स्टडी कर रहा था। शेप के एतबार से 2 पॉसिबल फॉर्म क्या हो सकती थी? वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज राउंड, अदर वन इज कॉल्ड एज रिंकल्ड। और कलर के एतबार से क्या था? वन ऑफ देम वाज ऑफ कोर्स येलो एंड अदर वन वाज ग्रीन। मैंने आपको बताई थी बात कि यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि हम डोमिनेंट ट्रेट को लेफ्ट पे लिखते हैं। तो शेप के एतबार से राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड एंड येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। तो अगर मैंने एक ऐसा प्लांट स्टडी करना है कि जिसके अंदर दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट हो, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? राउंड एंड येलो, राइट? यानी कि उस पर्टिकुलर सीड को शक्ल के एतबार से राउंड होना चाहिए और कलर के एतबार से येलो होना चाहिए, तो ही वो एक ऐसा प्लांट होगा कि जिसके दोनों कैरेक्टर्स डोमिनेंट होंगे और वो इस कैरेक्टर के लिए क्या होगा? प्योर ब्रीड। तो रिसेसिव क्या होगा? रिसेसिव डेफिनेटली ये वाला ऑर्गेनिज्म होगा जिसकी रंग ग्रीन और जिसकी शेप रिंकल्ड होगी। ये क्या है मेरे पास? रिसेसिव। नीचे ब्रैकेट लगा दी है मैंने, चलें आपकी सहूलत के लिए हम लोग यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं डोमिनेंट के लिए। तो राउंड एंड येलो क्या है? डोमिनेंट ट्रेट्स, और ग्रीन और रिंकल्ड क्या है? रिसेसिव ट्रेट्स। ये अंडरस्टैंड करने के बाद आए हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करते हैं और प्रॉपर क्रॉस आके देखते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे हम लोग प्लांट ए की। ये मेरे पास एक प्लांट है और ये मेरे पास एक प्लांट बी है, राइट? प्लांट ए के अंदर मैंने इकट्ठे किए हैं डोमिनेंट ट्रेट्स। तो आपको याद होगा डोमिनेंट ट्रेट्स क्या थी कि सीड की शेप होनी चाहिए राउंड और कलर होना चाहिए येलो। तो 2 डोमिनेंट ट्रेट मैंने एक में इकट्ठे कर दिए और 2 रिसेसिव ट्रेट्स मैंने दूसरे में इकट्ठे कर दिए, यानी कि रिंकल्ड और ग्रीन, यानी कि रिंकल्ड और ग्रीन। आप में से कौन बताएगा कि मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए? बिल्कुल ठीक, मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे phenotype of P1. I should write phenotype of P1. ये P1 की phenotype. You know we have got a set protocol और हमारी लाइफ में डिसिप्लिन है, तो हम क्या करेंगे? हम phenotype के बाद genotype लिखेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर genotype of P1. It is the genotype of P1. क्या बताया था मेथड मैंने कि पहला लेटर लो और उसे 2 दफा लिखो। पहला लेटर क्या है मेरे पास? आर। कौन सा आर? कैपिटल आर। 2 दफा लिख दोगे। कैपिटल आर बता रहा है कि इसको मेल प्लांट से भी आर मिला है और फीमेल प्लांट से भी आर मिला है, तभी तो ये होमोजाइगस है फॉर राउंड कैरेक्टर। और इसका रिसेसिव ट्रेट क्या होगा? रिंकल्ड। और वो कैसे लिखेगी हम लोग? स्मॉल आर, इसी का लोअर केस लेटर। ये रिंकल्ड आपको पता है अपीयर तभी हुआ है क्योंकि ये होमोजाइगस रिसेसिव का पेयर है। तो रिसेसिव ट्रेट हमेशा होमोजाइगस फॉर्म में ही अपीयर होते। और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो फिर येलो कैसा है? कैपिटल वाई, बिकॉज के पहला लफ्ज लिया और इसे 2 मरतबा लिखा। फादर से भी कैपिटल वाई मिला है और मदर से भी कैपिटल वाई ही मिला है। और ग्रीन कैसा होगा? इसी का लोअर केस, यानी कि स्मॉल
स्मॉल वाई। ये बन गई जीनोटाइप। दोबारा बोल रहा हूं, फिनोटाइप क्या है? राउंड येलो। राउंड येलो के होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म की क्या जीनोटाइप होगी? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। रिंकल्ड और ग्रीन ये दूसरा पेरेंट है P1 का, उसकी जीनोटाइप क्या होगी? स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये बन गई इसकी जीनोटाइप। कैसे बनी? इसी को लोअर केस में लिखा है, इसी को लोअर केस में लिखा है। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत दफा बता चुका हूं आपको, तो याद हो गई आप लोगों को। नाउ वी वांट टू मेक द गैमेट्स, तो रूल फॉलो करेंगे और यहां पे प्रॉपर क्या लिखेंगे? गैमेट्स ऑफ P1, गैमेट्स ऑफ P1। तो जब आप P1 के गैमेट्स बनाओगे तो क्या बताया था मैंने? गैमेट इज अ सेल हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। भाई पहले 2 थे, करते रहे हो आधा 1, अब कितने हो गए? 1 2 3 4, तो इसका आधा क्या होगा? 2। जाहिर है 2 एक इसमें से आएगा और एक इसमें से, गैमेट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। एक कमी बाकी है, एक्सीलेंट, यानी कि मैंने इसके बाहर सर्कल नहीं लगाया हुआ, तो मैं सर्कल लगा दूंगा। नाउ इट इज अ गैमेट। तो याद रखो, एक ही सेल में सारे ट्रेड्स शामिल होते हैं, राइट? यानी कि अगर मेरे पास 1,00,000 करैक्टर हैं तो उसके लिए 1,00,000 स्पर्म नहीं यूज हो रहा, एक ही स्पर्म में सारे कैरेक्टर्स सेंड किए जाते हैं। इस तरीके से एक ही पोलर ग्रेड में सारे कैरेक्टर्स रखे जाते हैं। तो राउंडेस्ट का कैरेक्टर भी उसी सेल में है, येलोनेस का कैरेक्टर भी उसी सेल में है। अगर ये टॉल होता तो मैं लिखता आर वाई कैपिटल टी, एक ही सेल के अंदर, एक ही गैमेट के अंदर। बात समझ आई? ये भी बता रहा है कि ये एक ही सेल के अंदर कायम बंद है, एक ही सेल के अंदर बंद है। तो क्या लिखेंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई सर्कल, कैपिटल आर कैपिटल वाई सर्कल। सेम विल बी हियर। तो हम लिखेंगे स्मॉल आर, एक आर यहां से आया हुआ है और एक वाई यहां से आया है, तो सर्कल यहां भी लगा देंगे, तो बन जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई सर्कल। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यही है कि मैं यहां पे अगर देखूं तो 4 गैमेट्स बन रहे हैं, बनते यहां पे 4 है, लेकिन मैं एक ही दफा लिख रहा हूं क्योंकि सारे एक ही तरह के हैं। ऑल गैमेट्स आर स्मॉल वाई, हियर ऑल गैमेट्स आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब क्या करेंगे कि इस स्पर्म को इस सेक्स से फ्यूज करवाएंगे, प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज यू कैन से फर्टिलाइजेशन, और उसके रिजल्ट में क्रिएट हो जाएगी न्यू जनरेशन, दैट इज कॉल्ड एज F1, दैट इज कॉल्ड एज F1। ये जनरेशन है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? कैपिटल आर। इंपॉर्टेंट बात, ये है लॉकस। लॉकस क्या होता है? पोजीशन ऑफ जीन। ये जो पहला लॉकस है किसका है? शेप का। तो यहां से शेप का मैसेज क्या आ रहा है? कैपिटल आर। यहां से शेप का मैसेज क्या आ रहा है? स्मॉल आर। जब मैंने शेप के लॉकस की बात कंप्लीट कर ली तो अब मैं कलर की बात करूंगा। तो कलर के एतबार से यहां से क्या आ रहा है? कैपिटल वाई, और यहां से क्या आ रहा है? स्मॉल वाई। तो पहले मैं एक लॉकस की बात कंप्लीट करूंगा, फिर दूसरे लॉकस को छेड़ूंगा। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, शेप की बात मुकम्मल हो गई, देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कलर की बात शुरू हुई। जैसे कि यहां पर भी था, पहले शेप फिर कलर, पहले शेप फिर कलर। यहां भी ऐसा ही है, पहले शेप फिर कलर। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बन गई मेरे पास F1। तो क्या करेंगे हम? F1 का रिजल्ट लिखेंगे। लिखते हैं यहां पर रिजल्ट ऑफ F1, रिजल्ट ऑफ व्हाट? F1। क्या लिखेंगे सबसे पहले? एक्सीलेंट। पहले लिखेंगे हम लोग फिनोटाइप। तो फिनोटाइप के एतबार से मुझे बताएं कि यहां पे कितनी किस्म के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए हैं। तो आप बोलेंगे सारे की किस्म के। बिल्कुल ठीक है, एक ही किस्म की नजर आ रहे हैं मुझे। तो जब एक किस्म के होंगे तो मैं क्या बोलूंगा? 100%। यानी कि यहां पे 10 सीड प्रोड्यूस हों या 100 सीड प्रोड्यूस हों या 1,00,000 सीड प्रोड्यूस हों, सारे के सारे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होंगे। तो मैं लिखूंगा 100%। एक ही तरह के तो क्या लिखूंगा मैं? 100%। भाई 100% क्या है? 100% राउंड और येलो हैं। बिल्कुल ठीक, 100% राउंड और येलो है। क्यों? कि जो कैपिटल आर है
वो स्मॉल आर पे डोमिनेंट है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे डोमिनेंट है। ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई। तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर की बात नहीं सुनेगा, ये राउंडनेस ही क्रिएट करवाएगा। सिमिलरली कैपिटल वाई स्मॉल वाई की बात नहीं सुनेगा, ये येलो ही बनवाएगा। इसलिए जितने भी सीड्स हैं वो हमें राउंड और येलो नजर आएंगे। अब हम लिख रहे हैं जीनोटाइप। क्या लिखे हमारे स्टूडेंट्स हम लोग? जीनोटाइप। तो जब मैं बात करूंगा जीनोटाइप की तो फिर वही बात, कितनी टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं? एक ही तरह का। तो क्या लिखूंगा? 100%। 100% क्या है? जाहिर है राउंड है और येलो है। लेकिन जरा गौर से देखो, क्या इनके जीन्स और इनके जीन्स सेम है? तो बोलेंगे नहीं। यहां पे क्या था? होमोजाइगस। यहां पे क्या है? हेट्रोजाइगस। तो लिख दो हेट्रोजाइगस। 100% हेट्रोजाइगस, राउंड एंड येलो। बात समझ आ गई? क्या आपने जीनोटाइप कैसे लिखी? वैसे तो बहुत प्रैक्टिस करवाई, आप लोगों को लिखना आ गया है डेफिनेटली। क्या हमेशा पहले लिखोगे फिनोटाइप, फिर लिखोगे जीनोटाइप, और फिनोटाइप में बता दोगे क्या सिर्फ नजर कैसा आ रहा है, और जीनोटाइप में बताओगे कि जीन्स डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस, और अगर सेम है तो होमोजाइगस। बात समझ आ गई? अब लिखेंगे क्या F1 इंटू F1, यानी कि हम इस नस्ल का इसी नस्ल से क्रॉस कराएंगे। F1 का F1 से क्रॉस कराएंगे। तो लिखते हैं यहां पर F1 इंटू F1। कैसे होगा F1 इंटू F1? भाई जाहिर है इसका इसी से क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इनब्रीडिंग हो रही है, इनब्रीडिंग। F1 इंटू F1। व्हाट इज नेक्स्ट टास्क? क्या इसकी जीनोटाइप फिनोटाइप लिखूं? तो आंसर इज नो, यहां लिख दिया है। अब क्या करना है? सिंपली इसे गैमेट्स बनाने पे लिखते हैं हम लोग कि गैमेट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। अब जो गैमेट्स बनाने का मेथड है वो मैं आपको कोशिश करता हूं कि नेक्स्ट बोर्ड पे सिखाऊं ताकि इस जगह को हम लोग मोर इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात आपसे कर रहे थे कि हाउ वी कैन मेक द गैमेट्स। तो हम लिखते हैं यहाँ पे प्रॉपर गैमेट्स ऑफ F1। ठीक है कि हम F1 के गैमेट्स कैसे बना सकते हैं, मेकिंग ऑफ F1 गैमेट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे कि आप पहला लॉकस लेंगे। लॉकस पहला किसका था? शेप का। तो शेप के एतबार से पहला लॉकस क्या था? कैपिटल आर स्मॉल आर। शेप ऐसी थी। और दूसरा लॉकस मेरे पास कौन सा था? कलर का। यही दो चीजें देखी थी। वो क्या था? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या था? F1 का जेनेटिक मेकअप, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसे गैमेट्स बनाएं तो क्या करेंगे? आप पहला लॉकस लेके इससे ब्रेक कर देंगे इनटू 2। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर को सेपरेट कर देंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। और फिर आपको याद है कि हमारे यहाँ एक बहुत ही मशहूर से सिंगर हैं जो चिमटा यूज करते हैं, आरफ लोहार की बात कर रहा हूं। तो उनका चिमटा हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, और यहाँ भी इसका चिमटा ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। यानी कि कैपिटल आर के आगे भी हम बाइफर्केशन लगा देंगे और स्मॉल आर के सामने भी बाइफर्केशन लगा देंगे। और उसके बाद सेकंड लॉकस को खोल के इन दोनों के सामने लिखेंगे। यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई को दोनों के सामने लिख दिया मैंने। और हम ये बात कर रहे हैं कि अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई से मिलेगा तो गैमेट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई सर्कल, राइट। और अगर ये इससे मिलेगा तो हम लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई सर्कल, राइट। और अगर ये स्मॉल आर कैपिटल वाई से मिलेगा तो बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई सर्कल, और ये बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई सर्कल।
तो ये 4 किस्म के गैमेट्स बनेंगे। याद रखें ये चारों किस्म के गैमेट ही P1 में बने थे, लेकिन चूंकि सारे एक ही तरह के थे इसलिए हमने एक ही दफ़ा लिख दिया। लेकिन यहाँ पे चूंकि चारों डिफरेंट है तो हम 4 गैमेट्स ही लिखेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पर भी हमने लॉकस को चेंज नहीं किया। देखो ये जो पहला लॉकस है, ये पहला लॉकस कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सारा किसके बारे में है? शेप के बारे में। और ये सारा लॉकस कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई किसके बारे में है? कलर के बारे में है। तो आपने लॉकस को चेंज नहीं करना। बात आपको समझ आई? तो यहाँ पे 4 किस्म के गैमेट बन गए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। आपको याद है क्या बोला था? सॉर्ट अलहदा करना, ए सॉर्ट मिल जाना। हम ये बात कर रहे हैं कि जब हम कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को मिलाते हैं P1 में तो F1 में इकट्ठी हो जाती हैं। मुड़ के देखते हैं प्रीवियस बोर्ड में यही बात क्या हुई थी कि जब मैंने कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को मिलाया किस में? F1 में, तो वो इकट्ठी हो गई, राइट? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर वाई को जब मैंने मिलाया तो वो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की फॉर्म में F1 में इकट्ठी हो गई। भाई ये वाला बात तो हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी हुई थी। फिर ये वाला लॉ बीइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ कहाँ से बना? तो उसका आंसर मेरे पास है माय डियर स्टूडेंट्स कि जब हम F1 के गैमेट्स बनाते हैं तो हम ये बात करते हैं कि ये गैमेट्स के जो एलील्स हैं मींस कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जब दूसरे किसी एलील से मिलते हैं तो वो किसी कैद का शिकार नहीं होते। कि कैपिटल आर ये नहीं कह रहा है, लुक एट दिस, कि कैपिटल आर ये नहीं कह रहा है कि मैंने स्मॉल वाई से नहीं मिलना, या स्मॉल आर ये नहीं कह रहा कि मैंने कैपिटल वाई से नहीं मिलना, या ये नहीं है कि कैपिटल आर बोल रहा है कि मैंने सिर्फ कैपिटल वाई से ही मिलना है। इट इज नॉट द केस। यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है कि वो एलील्स जब एक दूसरे से क्या करेंगी? दोबारा मिलेंगी, तो वो एक दूसरे की नेचर को अफेक्ट हुए बगैर मिलेंगी। सो कैपिटल आर हैव द इक्वल प्रोबेबिलिटी और चांस टू कंबाइन विथ डोमिनेंट वाई एंड स्मॉल वाई। जितना चांस मिलने का इसके साथ है उतना ही चांस मिलने का इसके साथ है। सिमिलरली ये स्मॉल आर कैपिटल वाई से जितने चांस से मिल सकती है उतनी ही चांस है स्मॉल आर स्मॉल वाई से भी मिल सकता है। तो ये है बेसिकली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस लेवल अप्लाई हो रहा है? F1 के गैमेट बनते वक्त। आपको याद होगा कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो भी अप्लाई हुआ था F1 के गैमेट्स बनते वक्त। तो गैमेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एंड टू टेस्ट द लॉज। ठीक है, तो हमने क्या बात कही है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मुताबिक जब भी हम टू कंट्रास्टिंग किस को प्रॉपर्टीज को इकट्ठा करेंगे तो F1 में इकट्ठी हो जाएंगी, राइट? लेकिन जब हम F1 के गैमेट्स बनाएंगे तो उनके अलील दूसरी अलील से, ये वाली अलील दूसरी अलील से एक दूसरे की खूबियों के इंडिपेंडेंट मिलेंगे। कैपिटल कैन कंबाइन विद कैपिटल एंड कैपिटल कैन कंबाइन विद रिसेसिव, रिसेसिव कैन कंबाइन विद डोमिनेंट, रिसेसिव कैन कंबाइन विद रिसेसिव। सब चीजें पॉसिबल है। यही तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ है। आइए देखते हैं कि अगर हम इन चारों गैमेट्स को जो एक F1 के हैं दूसरे के 4 गैमेट्स से मिलाएंगे तो आपको पता है कि 4 इंटू 4 हमारे पास 16 प्रोडक्ट्स बनेंगी। 16 क्या बन जाएगी? मेरे पास प्रोडक्ट्स बन जाएंगी। वो प्रोडक्ट्स कैसे बनती हैं उसके लिए हम प्रीवियस बोर्ड पे मूव करते हैं। लुक एट दिस, वी हैव टू ड्रॉ अ टेबल। जाहिर है यहाँ पे लाइंस नहीं लगाना चाह रहा हूँ, वैसे ड्रॉ कर लेते हैं। पहला गैमेट था मेरे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई सर्कल, दूसरा गैमेट था कैपिटल आर स्मॉल वाई सर्कल, तीसरा था स्मॉल आर कैपिटल वाई सर्कल और लास्ट था स्मॉल आर स्मॉल वाई सर्कल। तो ये 4 गैमेट्स यहाँ पर लिखे हैं हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ साथ, और लिखेंगे ऐसे वर्टिकली भी। ऑर्डर चेंज नहीं करना। जो ऑर्डर मैंने याद है बताया था कि इस तरीके से लिखा है वही ऑर्डर मैंने इस तरफ से इस तरफ भी लिखना है। आई शुड नॉट चेंज द ऑर्डर। तो पहला ऑर्डर क्या है? कैपिटल आर कैपिटल वाई सर्कल, दूसरा क्या है? कैपिटल आर स्मॉल वाई सर्कल, नेक्स्ट क्या है? स्मॉल आर कैपिटल वाई सर्कल, और लास्ट है स्मॉल आर स्मॉल वाई सर्कल। तो ये 4 गैमेट्स इधर हैं और यही वाले 4 गैमेट्स इधर हैं।
उनके ऑर्डर में तब्दीली नहीं करनी। क्या करेंगे, इनको आपस में मिलाएंगे। तो पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इससे मिले, पहला गैमीट ये पहला गैमीट बन जाएगा मेरे पास कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। दूसरा क्या बनेगा, कैपिटल आर, देन यहां से क्या आ रहा है कैपिटल वाई, यहां से क्या आ रहा है स्मॉल वाई, तो लिखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ध्यान से काम करेंगे आप लोग। अब इस 1 को 3 से मिलाएंगे, तो यहां से क्या आ रहा है कैपिटल आर, वहां से क्या आ रहा है स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां से क्या है कैपिटल वाई, वहां से भी क्या है कैपिटल वाई, तो लिखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल वाई। गॉट द पॉइंट। यहां से क्या आ रहा है कैपिटल आर, वहां से क्या आ रहा है स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट। कैसे बनता है आपको समझा दिया है कि एक गैमीट हमने यहां से लेना है, दूसरा यहां से लेना है, तो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, राइट। नाउ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, then small r capital Y small y. Lastly, capital R capital Y small y, capital R small y small y, small r capital Y small y, and small r small y small y. तो ये बन गए मेरे पास all possible outcomes of F2। आपको पता है कि F1 की प्रोजनी ये सारी की सारी क्या कहलाती है F2, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इस F2 का रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट लिखते हैं आप लोगों के पास, रिजल्ट ऑफ F2, राइट। तो रिजल्ट लिखने के लिए जाहिर है जहां जगह खत्म हो गई, वी हैव टू गो टू नेक्स्ट बोर्ड। लेकिन यहां से पहले मैं आपको पढ़ना सिखाऊं। आप यूं परसीव कर सकते हैं कि ये एक बॉक्स है, आपको डायग्राम देखिए नजर आ जाएगा कि ये बॉक्सेस हैं, बेसिकली ऐसे इस तरह के बॉक्सेस हैं, ये समथिंग लाइक इट। तो इन बॉक्सेस के हम नंबर लगा सकते हैं, वी कैन प्लेस नंबर्स समथिंग लाइक इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड देन 16। अगर आप पहली टाइप की प्रोजनी को, पहली टाइप की पॉसिबल प्रोडक्ट को देखें तो वो क्या है कैपिटल आर और कैपिटल वाई। आपको पता है कि अगर कैपिटल आर और कैपिटल वाई इकट्ठा होगा तो इसका मतलब ये है कि ये राउंड है और येलो है। तो हमें नजर आ रहा है कि पहले बॉक्स में राउंड भी है येलो भी है, दूसरे में राउंड भी है येलो भी है, तीसरे में राउंड भी है येलो भी है, चौथे में राउंड भी है येलो भी है, नजर आ रहा है ना। पांचवें में राउंड भी है येलो भी है, छठे में राउंड के साथ येलो नहीं है। तो 5 लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। रिजल्ट लिख रहे हैं F2 का, रिजल्ट लिख रहे हैं किसका, F2 का। तो F2 के लिहाज से राउंड और येलो, फिर दूसरी टाइप के होंगे मेरे पास राउंड एंड ग्रीन, तीसरी टाइप के होंगे मेरे पास रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड और येलो, और 4 टाइप के होंगे रिंकल्ड और ग्रीन। गॉट द पॉइंट। अब तक हमने पढ़ा है कि 1 2 3 4 और 5 ये राउंड और येलो हैं। अब देखते हैं व्हाट अबाउट सिक्स्थ। सिक्स्थ इज राउंड, परफेक्ट। क्या येलो है, तो आंसर इज नो। सिक्स्थ वाला राउंड और येलो नहीं है, बल्कि स्मॉल वाई तो ग्रीन के लिए यूज हुआ था। स्मॉल वाई ग्रीन यूज हुआ था, इसका मतलब ये होगा कि ये राउंड और ग्रीन है। तो मैं लिखता हूं कि जो सिक्स्थ वन है वो राउंड और ग्रीन है, तो लिख दिया मैंने इज इक्वल टू 6। देखते हैं सातवां कैसा है। लुक एट दिस, सातवें में क्या आ गया मेरे पास, राउंड एंड येलो। आठवां है नहीं, तो सातवें का नंबर कहां जाएगा, इधर। और आठवें का नंबर क्या है, राउंड एंड ग्रीन, कहां जाएगा,
हियर। अब हम चलते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 कैसा है? राउंड एंड येलो। किस कॉलम में जाएगा? यहां। गॉट द पॉइंट? व्हाट अबाउट 10th? राउंड एंड येलो, यहां जा रहा है। व्हाट अबाउट 11? 11 is smaller, very smaller here. तो smaller is for wrinkled, तो लिखेंगे wrinkled. Smaller for wrinkled, तो लिखेंगे wrinkled. What is capital Y? Yellow. तो कहां जाएगा? wrinkled और yellow इस कॉलम में जाएगा। तो कॉलम नंबर मेरे पास क्या है? 11. 11 will come here. What about 12? 12 is wrinkled yellow. कहां जाएगा wrinkled yellow? ये तो यहां लिख दूंगा मैं 12. Now we want to move to 13. 13 is again round and yellow. 13 कहां जाएगा? इस कॉलम में, because here round and yellow. Now we want to go to 14. 14 is round, but is it yellow? तो आंसर is no, it is green. तो क्या लिखेंगे? round and green. 14 नंबर आना चाहिए round और green में, तो where is round and green? Here. It is a number 14. What about 15? It is basically wrinkled. It is yellow. Where is wrinkled yellow? It is over here. So here is 13. Last one is wrinkled and green. Wrinkled and green. Wrinkled and green. You can see over here. तो क्या बन जाएगा मेरे पास? 16 आएगा wrinkled green over here. Right. अब अगर मैं इनको काउंट करूं तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो 3 और 3 6 और 3 9। 9 इस तरह के हैं। 9 किस तरह के हैं? राउंड येलो। 3 1 2 3 3 इस तरह के हैं, यानी कि राउंड और ग्रीन। और 3 किस तरह की हैं? रिंकल्ड येलो। आंसर इज 3। और बाकी क्या बच गया है? 1। 1 कितना है? कैसा है? सॉरी, रिंकल्ड और ग्रीन। इन सबको ऐड कर दो तो क्या आएगा? 9 और 3 12, 12 और 3 15 और 1 16। तो टोटल आउटकम इज 16। इसका मतलब ये है कि हर 16 में से 9, हर 16 में से 9 कैसे होना चाहिए? राउंड येलो। हर 16 में से 9 लिखेंगे 9/16। हर 16 में से 3 राउंड ग्रीन होना चाहिए, तो लिखूंगा ओवर 16। फिर रिंकल्ड येलो कितना होगा? 3/16। और रिंकल्ड ग्रीन कितना होगा? 1/16। यानी कि हर 16 में से सिर्फ एक सीड ऐसा होने का चांस है कि जो रिंकल्ड हो और ग्रीन हो। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीड्स किस तरह के होंगे? डोमिनेंट ऑर्गेनिजम्स की तरह से, मींस राउंड और येलो की तरह से। अब हमारे पास बेसिकली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है कि जब भी हम 4 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को आपस में मिलाएंगे तो उसके रिजल्ट में वो चारों के चारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स F1 में इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन जब हम उनको F1 के गैमेट्स बनाने की बारी आएगी तो हमें नजर आएगा कि दे कंबाइन और असॉर्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे की जात पात मजहब फिरका सबसे बुलंद होके वो क्या करेंगे कि वो इंडिपेंडेंट एक दूसरे से मिलेंगे। कैपिटल आर कैन कंबाइन विद कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैन कंबाइन विद स्मॉल वाई, नो डिफरेंस एट ऑल। जितना डोमिनेंट से मिल सकता है उतना ही डोमिनेंट रिसेसिव से भी मिल सकता है। उसके रिजल्ट में बनते हैं मेरे पास 4 टाइप से गैमेट्स। जब मैं इन 4 टाइप से गैमेट्स को 4 टाइप के गैमेट्स से मिलाता हूं तो इन टोटल मेरे पास 16 टाइप्स के प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। और जब मैं इनको काउंट करता हूं तो मेरे पास उनकी फिनोटाइपिक रेशो हमेशा 9:3:3:1 आती है। यानी कि 16 में से 9 इस तरह के, 16 में से 3 इस तरह के, 16 में से 3 इस तरह के और 16 में से 1 इस तरह का। तो रेशो आएगी 9:3:3:1। राइट। अब हम अगली बात करते हैं। इसी लॉ में हम लोगों ने एक बात और कही, वो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जरा गौर से सुनिएगा कि अगर आप लोग एक ट्रेट, क्या लेते हैं आप लोग? एक ट्रेट, और उस पर्टिकुलर ट्रेट की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो, उस ट्रेट के अपीयर होने के चांस को फाइंड करते हो। मैंने बात की है
एक पर्टिकुलर लॉकस की, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ राउंड और रिंकल्ड की बात कर रहा हूं, राइट। मैंने बात कर रहा हूं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने इसको इससे क्रॉस करवा के देखा, राइट। फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही फॉर एग्जांपल कि मैंने येलो को ग्रीन से क्रॉस करा के देखा, तो मुझे इसकी इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी पता चली और इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी पता चली, राइट। अगर मैं अब इन दोनों को मिला के प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहता हूं तो कोई मुश्किल सी बात नहीं है। जितनी प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल इसकी है और जितनी प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल इसकी है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इट इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट रूल। आपको पता है प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीपल ऑफ। जितनी प्रोबेबिलिटी इसकी है और जितनी प्रोबेबिलिटी इसकी है उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दो तो डायहाइब्रिड क्रॉस की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। मिसाल के तौर पे राउंड की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 3/4, येलो की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। तो जब मैं 3/4 को 3/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा 9/16। आपको मेरी बात समझ आई? जितनी प्रोबेबिलिटी मैंने बोला है इस कैरेक्टर के अपेयर होने की थी इंडिपेंडेंटली मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, और जितनी प्रोबेबिलिटी थी इस कैरेक्टर की अपेयर होने की मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में अपेयर होने की प्रोबेबिलिटी का पता चल जाएगा। ये इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसे हम क्या नाम देते हैं? प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल रिवील्स कि आप सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज को अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दो, राइट। मैंने आपको इस एग्जांपल से समझाया, आप लोग इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 3/4 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। जब आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा, तो आंसर इज 3/16। इसकी प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4, तो मल्टीप्लाई आंसर आएगा मेरे पास 3/16। इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो आंसर आएगा 1/16। कहते हैं तो मजीद लिख देता हूं, इसकी कितनी है? 1/4। इसकी कितनी है? 1/4। तो जब आप 1/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/16। इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, इसकी है प्रोबेबिलिटी 3/4, तो जब 1/4 को 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 3/16। इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4, तो जब 3/4 को 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 9/16। इट इज अ प्रोडक्ट रूल। आखिरी बताशी करें हमारे डियर स्टूडेंट्स, सबसे अहम बात यह है कि मेंडल की ये लक थी कि जितने भी जीन्स उसे स्टडी किए वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर एग्जिस्ट करते थे। अगर ये वाले जीन्स इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम पे एग्जिस्ट ना कर रहे होते तो शायद मेंडल साहब कभी भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिवाइस करने में कामयाब ना होते, राइट। ये जीन्स आपको पता है कि ये जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर किसी खास पोजीशन पर रिजाइड करते हैं जिन्हें हम लोग लोसाई और सिंगुलर फॉर्म में लॉकस का नाम देते हैं। जीन्स इंडिपेंडेंटली क्रोमोसोम पे एग्जिस्ट कर रहे थे, देयरफॉर वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट भी हो गए। लेकिन बहरहाल मेंडल की लक कह लें या आइंदा आने वाली जो रिसर्च थी उसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कह लें कि हमें नसीब होना थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे प्रॉपरली पाइसम सटाइवम सेलेक्ट करवाया और उसके रिजल्ट में लॉ ऑफ डोमिनेंस भी हमें मिला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हमें मिला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हमें मिला। तो ये सारे के सारे लॉज का बाहर जो बेस है, जो फाउंडेशन थी, ही वॉज बेसिकली जॉन ग्रेगर मेंडल। अब जॉन ग्रेगर मेंडल के बारे में जितनी भी बातें आपकी बुक एंड पे लिखी हुई हैं वो सारी की सारी बातें मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर लेक्चर्स के सीरीज से स्टार्ट होने से पहले ही बता चुका हूँ, राइट। आपके लिए थिंक पॉइंट छोड़ के जा रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को मोनोहाइब्रिड क्रॉस में या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में टेस्ट क्रॉस करके दिखाया था। आई विश कि अगर आप लोग इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्या करवाएं, टेस्ट क्रॉस करवा के दिखाएं, ठीक है।
फिर सेकंड पॉइंट आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप लोगों की बुक में एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, वो एक्टिविटी है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जेनेटिक्स इज नथिंग अदर देन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी, इस करेक्टर के अपेयर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 16 में से 9। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/16। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/16। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/16। आपसे ये कहा जा रहा है कि दो ऑर्गेनिज्म है, दोनों ब्लैक हैं, राइट, दोनों ब्लैक हैं, उनके यहां एक पहला बेबी अल्बाइनो प्रोड्यूस हुआ है। आप ये बताएं कि उसी कपल के यहां दूसरा बेबी भी अल्बाइनो प्रोड्यूस हो, इसका कितना चांस है, राइट। इन्हीं दो बातों का मैं आपको कल जवाब दूंगा। मैं आपको फिलहाल इसी थिंक पॉइंट पे छोड़ के जा रहा हूं एंड हमेशा की तरह से दुआ करूंगा कि आप अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखते हुए कामयाब हों। और हमेशा बोलता हूं नमाज ज़रूर पढ़ा करें, और जब कभी नमाज पढ़े दुआ करें तो हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।